नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी चीज की डीप डाइव होने वाली है जो हमारी जिंदगी और हमारे खाने का एक बेहद खास और मीठा हिस्सा है, चीनी। एक एक्सपर्ट शेफ की तरह इन बेसिक लगने वाले इंग्रेडिएंट्स के पीछे की साइंस को आज डिकोड किया जाएगा। तो फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहले हिस्ट्री और शुगर सोर्सेस, फिर सॉलिड शुगर्स की प्रोडक्शन, उसके बाद लिक्विड स्वीटनर्स, शुगर की केमिस्ट्री और आखिर में एसेंशियल कन्फेक्शनरी इंग्रेडिएंट्स। चलिए इस मीठे सफर को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि टेबल तक पहुंचने वाली इस चीनी की आखिर शुरुआत कहां से हुई। गन्ने से सुक्रोज बनाने की कला सच में इंडिया से ही शुरू हुई थी। प्राचीन भारतीय लिपियों में गुड़ का जिक्र भोजन के एक मुख्य हिस्से के रूप में मिलता है। फिर यहां से ये कला मलया, चीन और पर्शिया तक फैल गई। अब जरा एक आंकड़े पर ध्यान दें, 18.4 मिलियन टन्स। ये 2005 में इंडिया की रिकॉर्ड शुगर प्रोडक्शन थी। ये कोई छोटा नंबर नहीं है और ये बताता है कि इस प्राचीन उद्योग का पैमाना आज कितना विशाल हो चुका है। शुगर के दो मुख्य स्रोत हैं, शुगर केन और शुगर बीट। इन दोनों में एक बड़ा ही रोचक अंतर है। शुगर केन ट्रॉपिकल यानी गर्म इलाकों में उगता है और मिठास को अपने स्टेम यानी तने में स्टोर करता है। दूसरी तरफ शुगर बीट टेम्परेट जोन्स में उगता है और ये मिठास को अपनी रूट्स या जड़ों में छुपाता है। कमाल की बात यह है कि दुनिया की लगभग 1/3 चीनी शुगर बीट से ही आती है। प्रकृति ने मिठास को कितने अलग अलग तरीके से रिजर्व करने का इंतजाम किया है। सेक्शन 2, प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड शुगर्स। अब रॉ केन जूस को निकालकर अलग अलग सॉलिड फॉर्म्स में बदलने का प्रोसेस देखते हैं। इंडिया में शुगर केन का इस्तेमाल आखिर कहां और कितना होता है? अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो सबसे बड़ा हिस्सा करीब 55% सीधा गुड़ बनाने में चला जाता है। उसके बाद 28% व्हाइट शुगर में, 12% च्यूइंग या सीड के लिए और बचा हुआ 5% खंदसारी शुगर के लिए उपयोग होता है। तो ये गुड़ आखिर बनता कैसे है? शुरुआत होती है गन्ने की कटाई से, जिसे हार्वेस्ट होने के एक दिन के भीतर ही क्रश करना होता है ताकि शुगर का लॉस ना हो। फिर कोर्स इंप्योरिटीज को छानकर जूस को धीरे धीरे हीट किया जाता है, जिसमें क्लैरिफिकेंट्स डाले जाते हैं। इस साफ किए गए जूस को तेजी से उबाला जाता है, लगभग 115 से 117 डिग्री सेल्सियस तक, जिसे स्ट्राइकिंग पॉइंट कहते हैं। लगातार चलाने के बाद जब ये सेमी सॉलिड बन जाता है तो इसे ठंडा करके गुड़ की शक्ल दे दी जाती है, बिल्कुल एक वेल टाइम्ड केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट की तरह। कुलिनरी एप्लीकेशंस की दुनिया में टेम्परेचर्स का पूरा खेल है। जैगरी सिरप को अलग अलग टेम्परेचर पर गरमाने से उसकी कंसिस्टेंसी पूरी तरह बदल जाती है। उदाहरण के लिए 110 से 120 डिग्री पर यह सॉफ्ट बॉल जैसा होता है, जो पफ्ड राइस या ग्राउंडनट बॉल्स में एक परफेक्ट बाइंडर का काम करता है। लेकिन अगर इसे 145 से 150 डिग्री तक ले जाया जाए तो यह ब्रिटल और ओपेक बन जाता है। चिक्की जैसी कन्फेक्शंस के लिए ये एकदम परफेक्ट स्टेज है। अब आते हैं कमर्शियल वेरिएशंस पर। चीनी 3 मुख्य रूप में मिलती है, रॉ, रिफाइंड और वाइट शुगर। रॉ शुगर जूस से मिलने वाले ब्राउन क्रिस्टल्स होते हैं जिन पर मोलासिस की एक नेचुरल परत होती है। रिफाइंड शुगर बनाने के लिए इस रॉ शुगर को डिसॉल्व करके एनिमल चारकोल के जरिए फिल्टर किया जाता है। लेकिन वाइट शुगर, जो इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम होती है, उसमें रॉ शुगर बनाए बिना ही केन जूस को सीधे सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट किया जाता है। इसे सल्फिटेशन या कार्बोनेशन कहते हैं और यही इसे अपना ब्राइट सफेद रंग देता है। सेक्शन 3, एक्सप्लोरिंग लिक्विड स्वीटनर्स। बेकिंग और कन्फेक्शनरी की दुनिया में ये अपने अनोखे फ्लेवर्स और यूनिक प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं। लिक्विड स्वीटनर्स असल में क्रिस्टलाइज शुगर को कंट्रोल करने के मास्टर होते हैं। जैसे कि कॉर्न सिरप, जब कॉर्न स्टार्च को एसिड या एंजाइम्स के जरिए हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये सिरप बनता है। इसमें मौजूद डेक्स्ट्रिन चीनी को क्रिस्टलाइज होने से पूरी तरह रोकता है, और अगर ग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम का इस्तेमाल हो तो आधी ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदल जाती है, जिससे बनता है हाई फ्रुक्टोज सिरप। फ्रुक्टोज नेचुरल रूप से ज्यादा मीठा होता है, इसीलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स में इसका इतना हेवी इस्तेमाल होता है। अब शहद यानी हनी की बात करते हैं। इसके फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हनी में फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है, जो इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी यानी मॉइस्चर रोकने की शक्ति को बढ़ाता है। यही वजह है कि हनी वाली केक्स और कैंडीज बहुत लंबे समय तक मॉइस्ट रहती हैं। इसके अलावा हनी में डायस्टेज और इन्वर्टासेज जैसे कमाल के एंजाइम्स होते हैं। डायस्टेज स्टार्च को तोड़ता है और इन्वर्टासेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। ये केमिस्ट्री ही हनी को इतना स्पेशल बनाती है। सेक्शन 4, द केमिस्ट्री ऑफ शुगर।
आइए अब मॉलिक्यूलर लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि हीट करने पर शुगर में आखिर होता क्या है। सबसे पहली रिएक्शन है कैरामलाइजेशन। जब सूखी शुगर को या एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को हीट किया जाता है तो शुगर टूटने लगती है। वो पिघलकर पहले एक कलरलेस लिक्विड बनती है और फिर ऑर्गेनिक एसिड्स बनने के कारण उसका रंग ब्राउन हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में जो बेहतरीन अरोमा और फ्लेवर निकलता है वही तो बहुत से कन्फेक्शंस की असली जान होता है। दूसरा रोचक प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस, जो बनाता है इन्वर्ट शुगर। जब सुक्रोज को एसिड्स या इन्वर्टेज एंजाइम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो टूटकर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। इस इन्वर्ट शुगर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सुक्रोज की तुलना में तेजी से क्रिस्टलाइज नहीं होता। ये नेचर में हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी मॉइस्चर को खींचता है, इसलिए कैंडीज को जल्दी सूखने से बचाता है और उन्हें एक बड़ा ही चूई स्मूथ टेक्सचर देता है। क्रिस्टलाइजेशन को मर्जी से ढालना किसी आर्ट फॉर्म से कम नहीं है। अगर कैंडी में एक स्मूथ और वेलवेटी टेक्सचर चाहिए तो सुपर सैचुरेशन को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना पड़ता है ताकि क्रिस्टल्स का साइज बिल्कुल छोटा रहे। इसे अचीव करने के लिए बड़ी सावधानी से फ्री ग्लूकोज, हनी या क्रीम और बटर जैसे फैट्स मिलाए जाते हैं। ये फैट्स शुगर क्रिस्टल्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं और उन्हें बड़ा होने से सीधे तौर पर रोकते हैं। सेक्शन 5 एसेंशियल कॉन्फेक्शनरी इंग्रेडिएंट्स। अब इस सारी मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री को किचन की प्रैक्टिकल दुनिया में अप्लाई करके देखते हैं। कन्फेक्शनरी में सिर्फ मिठास ही सब कुछ नहीं होती, स्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है। यहाँ लिक्विड ग्लूकोज और माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसे स्टार्च डेरिवेटिव्स अहम भूमिका निभाते हैं। खास तौर पर लिक्विड ग्लूकोज टॉफीज, चॉकलेट्स और च्युइंग गम्स में क्रिस्टलाइजेशन को बड़ी इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। इससे ना सिर्फ टेक्सचर बेहतर होता है बल्कि कमर्शियल कैंडीज की शेल्फ लाइफ भी काफी लंबी हो जाती है। जब टेक्सचर की बात हो तो फैट्स का जिक्र आना लाजमी है। कन्फेक्शनरी फैट से टेंडरनेस और मॉइस्चराइजेशन मिलती है। इस पूरी कैटेगरी में सबसे खास है कोको बटर। इसकी खासियत यह है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के पास, यानी 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इसी वजह से चॉकलेट मुंह में जाते ही पिघल जाती है। और हाँ, सॉलिड होते वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी थोड़ा सिकुड़ता है, जिससे चॉकलेट मोल्डिंग एकदम परफेक्ट निकल कर आती है बिना किसी वैक्सी फीलिंग के। किसी भी कुलिनरी क्रिएशन को इररेसिस्टिबल बनाने के लिए कलर्स और फ्लेवर्स का केयरफुल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। वनीला जैसे नेचुरल फ्लेवर्स या फिर कुछ सिंथेटिक ब्लेंड्स का इस्तेमाल अमूमन होता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिंथेटिक फ्लेवर्स बहुत पावरफुल होते हैं। इनका डोसेज सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो एक सही इशारा दें। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो मुंह में एक इंटेंस और अजीब सा आफ्टर टेस्ट छूट सकता है। बैलेंस इज की। तो इस एक्सप्लेनर में हमने चीनी की हिस्ट्री से लेकर उसके मॉलिक्यूलर लेवल तक की पूरी साइंस को डीपली समझा। अब एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। शुगर्स, टेम्परेचर्स और इंग्रेडिएंट्स की इस मॉलिक्यूलर मास्टरी के साथ अगली कुलिनरी क्रिएशन आखिर किस तरह का चमत्कार लाएगी? क्या वो एक नया वेलवेट टेक्सचर होगा या एक परफेक्टली बैलेंस्ड मिठास का नया रूप? उम्मीद है इन स्लाइड्स के जरिए ये स्टेप बाय स्टेप सफर जानकारियों से भरा रहा होगा। ऐसे ही डीप कुलिनरी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।